तो ही एवरीवन, आज अपने इस केमिस्ट्री सीरीज में हम लोग पी ब्लॉक को 30 मिनट के अंदर खत्म करने वाले हैं। और तुमने अगर अभी तक फिजिकल केमिस्ट्री पूरी नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, वही मैंने पूरी अपलोड कर दी है, वही बहुत कम टाइम के अंदर। तो अगर हम बात करें पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि भैया पढ़ना क्या है और क्या क्या छोड़ना है। तो एज पर द नीट सिलेबस जो कि एनटीए ने रिलीज किया था, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो तुम्हें पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ना है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ग्रुप्स की और मतलब सारे ग्रुप की पढ़नी है। उसके अलावा तुम्हें यूनिक बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप के बारे में पढ़ना है। और वो सारी चीजें मैं तुम्हें बता देने वाला हूं। मतलब तुम्हारा इस वीडियो देखने के बाद तुम्हारे 12 से 16 नंबर कंफर्म पक्का हो जाने वाले, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पी ब्लॉक से आते ही आते हैं। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, आराम से बैठो, देखते रहो और सब कुछ तुम्हारा कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर हो जाएगी। मैं एनसीईआरटी की हर एक डीप लाइन को भी ढूंढ कर लाया हूं, तुम देखोगे तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, बात करें सबसे पहले पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, जो कि क्या होता है NH2NP16 होता है। ठीक है, मतलब NP क्या हो सकता है 1 से 6 तक हो सकता है, जो डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रुप है। ग्रुप 13 की बात करें तो NH2NP1 हो जाएगा, 14 की बात करें तो NP2 हो जाएगा। ठीक है, 15 की बात करें तो NP3 हो जाएगा, 16 की NP4, 17 की NP5 और 18 की NP6। और NH2 तो तुम्हारा सब में कॉमन होने ही वाला है, एक्सेप्ट तुम्हारा क्या आता है, हीलियम आता है। हीलियम में क्या होता है, बस NH2 ही होता है, NP तुम्हारा नहीं होता। समझ गए बात को, इतना तुम्हें बेसिक याद रखना है। एंड यहाँ पर क्या एन तुम्हारा है पीरियड, कि फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, किस पीरियड की हम बात कर रहे हैं। समझ गए बात को। अब हम बात करने वाले एक और टॉपिक की, और जो कि होता है इनर्ट फेयर इफेक्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनर्ट फेयर इफेक्ट क्या करता है पहले समझते हैं इसको। मान के चलो ये क्या है तुम्हारा सेकंड पीरियड है, ये क्या है तुम्हारा 6th पीरियड है। तो जैसे जैसे तुम पीरियड के नीचे आओगे, मतलब जैसे जैसे तुम डाउन द ग्रुप आओगे, हम बोल रहे हैं ना जैसे जैसे तुम डाउन द ग्रुप आ रहे हो, तो क्या होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। कि हमें पता है ऊपर वाले जो पीरियड है वहां पर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे तुम नीचे आ जाओगे, मतलब हैवियर मेटल की तरफ आओगे, तो वहां पर क्या होता है डी एन एफ इलेक्ट्रॉन आने लग जाता है, क्योंकि एन की वैल्यू बढ़ती है। हमने पढ़ रखा है अगर एन की वैल्यू बढ़ती है तो डी एन एफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, और डी एन एफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो हमें पता है ये चीज कि डी एन एफ इलेक्ट्रॉन की जो शिल्डिंग होती है क्या होती है, बहुत पुअर होती है। हमने कहा पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ा है। तो डी एन एफ इलेक्ट्रॉन की अगर शिल्डिंग अगर तुम्हारी पुअर होगी तो इससे क्या होता है तुम्हारा जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या होगा, वो न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच के रखेगा। जेड इफेक्टिव मतलब क्या, जेड इफेक्टिव मतलब ये कि न्यूक्लियस कितनी जोर से इलेक्ट्रॉन को खींच के रख सकता है। और जब न्यूक्लियस तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा तो उस केस में क्या होता है, जो तुम्हारा NH2 इलेक्ट्रॉन है ना, वो तुम्हारा इनर्ट हो जाता है। इनर्ट का मतलब क्या है कि वो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो, जेड इफेक्टिव बढ़ जाने के कारण कि NH2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। और ये तुम्हें कहां ज्यादा देखने मिलेगा, ये तुम्हें डाउन द ग्रुप ज्यादा देखने मिलेगा। मतलब तुम जितना ज्यादा डाउन द ग्रुप जाओगे उतना तुम्हारा NH2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा। और उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। समझ गए, तो वो हैवियर मेंबर में देखने मिलता है। हैवियर मेंबर मतलब ये है कि जितना तुम डाउन द ग्रुप नीचे की तरफ तुम जाते चले जाओगे। ठीक है, और इस कारण से तुम्हारा क्या होता है, इस कारण से तुम्हारा स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता है, और स्टेबिलिटी ऑफ द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, घट जाता है। एलओएस का मतलब क्या है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। एचओएस का क्या मतलब है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ गए बात को। और ये क्या मिलता है, डाउन द ग्रुप देखने को मिलता है। जैसे मैं तुम्हें बताना चाहूँ ग्रुप 13 की बात, ग्रुप 13 में तुम्हें पता है अपर में क्या होगा, अपर में तुम्हारा NH2NP1 होने वाला है, और लोअर एलिमेंट्स की बात करें तो वो भी क्या होगा, NH2NP1 होने वाला है। समझ गए, लेकिन अपर में क्या होता है तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो करता है, +3 शो करता है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पर तुम्हारा NH2 इलेक्ट्रॉन भी मतलब रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, NH2 भी जा रहा है रिएक्शन करने। लेकिन जैसे ही तुम लोअर में आ गए, लोअर मतलब तुम हैवियर मेंबर में आ गए, होता तुम डाउन द ग्रुप बढ़ गए, तो डाउन द ग्रुप आने में क्या हो रहा है, तुम्हारा हैवियर मेंबर आ गया। हैवियर मेंबर में क्या होता है, NH2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाता है। मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन हो गया ना, ये इनर्ट हो गया, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा। तो जब तुम्हारा ये वाला इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, तो क्या इसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, नहीं भैया, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो ये बंद हो जाएगा। तो बस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। मतलब +1 क्या है तुम्हारा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और +3 क्या है तुम्हारा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो तुम्हें दिख गया ना कि लोअर एलिमेंट्स में क्या हो रहा है, मतलब तुम अगर ग्रुप में नीचे की तरफ आ रहे हो तो क्या हो रहा है, तुम्हारा एलओएस की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। समझ गई, बात करते हैं इसके हम एग्जांपल से। तो देखो ये क्या है तुम्हारा ग्रुप 13 का हमने एग्जांपल लिया है। तो B+3 Al+3 Ga+3 In+3 Tl+3, ये सब तुम्हारा क्या है, +3 तुम्हारा क्या है ग्रुप 3 के लिए। ग्रुप 13 के लिए तुम्हारा +3 क्या है, ग्रुप 13 के लिए जो तुम्हारा +3 है ये तुम्हारा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। और हमने क्या बोला, डाउन द ग्रुप जाने पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। तो वही स्टेबिलिटी क्या हो रही है तुम्हारी, डिक्रीज कर रही है। लेकिन वही हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि क्या है इस केस में तुम्हारा +1 है, वो तुम्हारा क्या हो रहा है, वो तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है। मतलब जो थैलियम होता है, थैलियम तुम्हारा +1 में ज्यादा स्टेबल होता है। तो केस भी आता है, वो क्या आता है, थैलियम जो होता है वो +1 में ज्यादा स्टेबल होता है और +3 में कम स्टेबल होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण होता है। जो थैलियम है, थैलियम के अंदर क्या हो जाता है तुम्हारा NH2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाता है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। आई थिंक अब तुम समझ गए होगे। बात करते हैं ग्रुप 14 में। तो ग्रुप 14 में ये तुम्हारा वही होगा कि एलओएस का स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और एचओएस का क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एलओएस की बात करें, एलओएस यहाँ पे क्या होता है, +2 होता है। तो तुम्हें दिख रहा है ना, डाउन द ग्रुप अगर हम बढ़ रहे हैं तो हमें पता है लेड क्या होता है, लेड समझ रहे हो ना, लेड क्या होता है तुम्हारा, लेड तक जाते जाते तुम्हारा स्टेबिलिटी बढ़ रहा है +2 का, और लेड तक जाते जाते तुम्हारा +4 जो कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी घट रही है। ग्रुप 15 की इस तरह से बात करें तो जो बिस्मथ होता है, बिस्मथ का +5 कंपाउंड बहुत ही लेस स्टेबल होता है। ठीक है, बस एक ही चीज अभी तक नोन है, वो क्या उन्होंने BiF5 इन्होंने ऐसा एनसीईआरटी में दे रखा। उस तरह से हम बात करें Bi+3 की तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। समझ गए, क्योंकि इसका
+3 क्या है तुम्हारा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। और एक और चीज एनसीईआरटी मेंशन है कि नाइट्रोजन और बिस्मथ के केस में क्या होता है, नाइट्रोजन का -3 बहुत ज्यादा स्टेबल होता है और बिस्मथ का -3 बहुत ही कम स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि बिस्मथ क्या है, एक तरह से मेटल की तरह बिहेव करता है। क्यों? मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुम डाउन द ग्रुप जाते हो, तो क्या होता है, मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो बिस्मथ तुम्हारा बिल्कुल डाउन द ग्रुप में है, तो उसके पास मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा होगी। और अगर कोई कंपाउंड मेटल है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? नहीं। मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल के अंदर कि मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। और अगर तुम बोलोगे बिस्मथ को -3 लेने, तो बिस्मथ बोलेगा नहीं नहीं भाई, मेरे को -3 मत दो, मैं इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, मैं बस इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं। इसलिए Bi-3 बहुत ही लेस स्टेबल होता है, ये भी तुम्हें पता रखना है। सेम मैं बात करूं टेरिलियम की, ग्रुप 16 में। टेरिलियम कहां आता है? टेरिलियम सबसे लास्ट में आता है। तो जो सबसे लास्ट में आएगा वो क्या होगा, उसमें भी तुम्हारा इनर्ट फेयर इफेक्ट शो होगा। मैंने बोला ना, इनर्ट फेयर इफेक्ट किसके लिए शो होता है? बस हेवियर मेंबर, मतलब वो जो लास्ट में आता है उसके लिए शो होता है। तो टेरिलियम के लिए क्या होगा तुम्हारा, इसका भी टेरिलियम का +2 ज्यादा स्टेबल होगा और +4 +6 इसका लेस स्टेबल होगा। क्योंकि क्या है, यहां पर भी तुम्हारा इनर्ट फेयर इफेक्ट शो कट जाएगा। समझ गए बात को? और सेम मैं यहां बात करूं ऑक्सीजन की और पोलोनियम की। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का -2 ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन पोलोनियम का -2 कम स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि -2 क्या हो गया, -2 तुम्हारा मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, और पोलोनियम बोलेगा नहीं भाई मैं तो नीचे आता हूं। नीचे आने वाले क्या होते हैं, मेटल होते हैं। बोलता है भाई मैं मेटल हूं, मैं इलेक्ट्रॉन क्यों लूंगा? समझ रहे हो? तो पोलोनियम -2 लेस स्टेबल होता है और ऑक्सीजन -2 ज्यादा स्टेबल होता है। समझ गए इस बात को? अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले जो एग्जाम में आते हैं। थैलियम आयोडाइड, थैलियम आयोडाइड क्या होता है, एग्जिस्ट करता नहीं। थैलियम आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर तुम समझ पा रहे हो, यहां पर तुम्हारा क्या है, Tl+3 है और I-1 है। और मैंने तुम्हें क्या बोला था, Tl+3 एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि क्या होता है, बहुत लो स्टेबल होता है, बहुत लेस स्टेबिलिटी होती है, तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। सेम अगर मैं तुमसे पूछूं, बताओ PbI4 एग्जिस्ट करता है, तो PbI4 भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि Pb+4 और I-, और तुम्हें क्या पता है, तुम्हें ये पता है कि Pb+4 जो होता है बहुत ही लेस स्टेबल होता है। देख रहे हो ना, Pb+4 क्या है, बहुत लेस स्टेबल है, तो PbI4 भी एग्जिस्ट नहीं करता। बात करूं इसी तरह से PbO2, Pb2O3, Pb3O4, ये सारे कंपाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, इसमें भी जो लेड है इसके ऊपर कौन सा प्लस चार्ज होता है, +4 का चार्ज होता है, और +4 क्या होता है, बहुत ही लेस स्टेबल होता है। ये हमने समझ लिया है। बढ़िया, हम बात करते हैं Sn+2। Sn+2 क्या है, ये तुम्हारा गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि Sn+2 क्या होना चाहता है, Sn+2 ऑक्सीडाइज होना चाहता है। कैसे? अब तुम देखो यहां पर, अगर तुम देखोगे लेड से पहले क्या आता है, Sn आता है, अगर तुम्हें पता होगा। और Sn के केस में क्या होता है, Sn+2 लेस स्टेबल होता है और Sn+4 तुम्हारा मोर स्टेबल होता है। ये तुम्हें पता होना चाहिए। कैसे? तुमने बताया ना कि डाउन द ग्रुप अगर तुम हैवियर मेंबर पे जाओगे, मतलब तुम सबसे बॉटम वाले एलिमेंट को देखोगे, उसके लिए ही +2 ज्यादा स्टेबल होता है, बाकी सारे के लिए क्या स्टेबल होगा, +4 स्टेबल हो जाएगा। समझ गए बात को? तो Sn क्या है, Sn तुम्हारा इसके पहले आ रहा है, मतलब Sn के लिए क्या स्टेबल होगा, Sn के लिए +4 ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। मतलब Sn क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, और इस कारण से क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ गए बात को? SO2 क्या है, SO2 भी तुम्हारा गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों है? क्योंकि S+4 में SO2 में है, ठीक है। उसके बाद +4 से कहां जाना चाहता है, ये +4 से +6 जाना चाहता है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल बनना चाहता है। समझ गए? ये भी। और SnCl2 और FeCl3 भी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब तुम्हें पता है कि Sn+2 में Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है, तो वो +2 से कहां जाना चाहता है, +4 की तरफ जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो दोनों साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि एग्जाम में आते हैं और तुम्हें पता होनी चाहिए। बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो साइज की बात करें तो बोरोन, गैलियम, एल्युमिनियम, इंडियम, थैलियम, ये मैंने बता रखा है किसमें, पीरियोडिक टेबल में। लेकिन फिर से मैं तुम्हें बता रहा हूं कि एल्युमिनियम का साइज जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, गैलियम का छोटा हो जाता है। क्यों होता है गैलियम का छोटा? ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। और इसका ट्रिक क्या याद करने का, बागल इंटल तुम याद रख सकते हो, मैंने अपने टाइम पर याद किया था। आई नो बहुत ही फनी ट्रिक है, बहुत ही बकवास ट्रिक है, लेकिन हाँ याद हो सकता है, बागल इंटल, ठीक है। उस तरह से हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की, उसमें क्या होता है तुम्हारा, उसमें पूरा ट्रेंडी अजीब हो जाता है। और ट्रिक क्या याद करने का, बीटल गालिन। बीटल गालिन मतलब क्या है, बीटल गालिन, ठीक है, बीटल गालिन करके याद कर सकते हो। और ये भी क्या होता है, ये भी तुम्हारा पुअर शिल्डिंग बाय डीएनएफ ब्लॉक, मतलब डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन के कारण देखने मिलता है। दोनों का कारण तुम्हारा क्या है, सेम ही है, पुअर शिल्डिंग ऑफ डीएनएफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी कुछ अजीब देखने को मिलता है, ये तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है। गैलियम तुम्हारा कहां चला आता है, गैलियम तुम्हारा 20 से उठकर लास्ट में चला आता है। वैसे सच बताऊं तो मेल्टिंग पॉइंट से उतने क्वेश्चन नहीं आते, साइज से और आयनेशन एनर्जी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी उतने क्वेश्चन नहीं आते, बट तुम्हें याद करना है तो याद कर सकते हो। जो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है और किसके इक्वल होता है, 1.5 के इक्वल होता है, ये तुम्हें याद रखना है। बात करते हैं ग्रुप 14 में, तो ग्रुप 14 में साइज का ऑर्डर बिल्कुल नॉर्मल होता है। जिस तरह से साइज नीचे की तरफ बढ़ता है वैसा ही साइज बढ़ता ही है। आयनेशन एनर्जी की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा एक्सेप्शन देखने मिलता है, और ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या होता है, लेड की जो आयनेशन एनर्जी होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है टिन से, ये तुम्हें एनसीईआरटी में दे रखा। सेम तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, लेड का ज्यादा होता है, टिन का कम होता है। होना क्या चाहिए, लेड का कम होना चाहिए, टिन का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लेड क्या आता है, लेड तुम्हारा सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो यहां पर लेड का और ज्यादा आगे आ जाता है, लेड तुम्हारा और आगे आता है। तो लेड का काम क्या है, लेड का काम है आगे आने का। हर जगह लेड क्या कर रहा है, तुम्हारा आगे आ रहा है, आगे आ रहा है। यहां तो बहुत ज्यादा ही आगे आ गया, ऐसा तुम याद कर सकते हो। और बाकी तीनों कंपाउंड की तुम्हारी सेम हो जाती है, समझ गए। अब बात हम करते हैं अदर ग्रुप की, अदर ग्रुप की भैया बताओ क्या होता है। तो अदर ग्रुप की सारी चीजें नॉर्मल होती है एक्सेप्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की मैं बात करूं तो ग्रुप 15 के लिए क्या होती है, ग्रुप 15 में तुम्हारा ये आर्सेनिक और इसका क्या होता है, एसबी का तुम्हारा इन दोनों का ज्यादा हो जाता है, ठीक है।
ग्रुप सेक्शन की बात करूं तो ऑक्सीजन का ज्यादा हो जाता है, जो कि कम होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा हो जाता है ऑक्सीजन का एक्सेप्शनली। और ग्रुप 17 और ग्रुप 18 की बात करूं तो क्या होता है, ये डाउन द ग्रुप नॉर्मली इंक्रीज ही करता है। समझ गए बात को। बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट में तुम्हारा क्या होता है, 13 और 14 ग्रुप की बात करूं तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, और 15 to 18 ग्रुप की बात करूं तो डाउन द ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये तुम्हें नॉर्मल एक तरह से ट्रेंड है, तुम्हें याद रखना। बात करते हैं डेंसिटी की, तो डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज ही करती है। जैसे जैसे ऑब्वियस सी बात है, मास बढ़ेगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो क्या होगा, मेटल बड़े होते हैं, मास बढ़ता है तो डेंसिटी भी तुम्हारा बढ़ेगा। लेकिन एक्सेप्शन क्या होता है, कार्बन डायमंड की जो डेंसिटी होती है वो सिलिकॉन से ज्यादा होती है। सच बताऊं तो इन सब से उतने ज्यादा क्वेश्चन आज तक नहीं आए। जो भी क्वेश्चन आए वो मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है, उससे ही क्वेश्चन आ गए हैं या आ सकते हैं। उसके अलावा ये सबसे उतने क्वेश्चन ज्यादा नहीं आने वाले। ठीक है, बात करते हैं मैं हेलोजन के बारे में। हेलोजन के तो कुछ ऐसे पॉइंट्स एनसीईआरटी में दे रखे जो तुम्हें पता होने चाहिए, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। फ्लोरीन क्लोरीन किसमें एग्जिस्ट करता है, गैस में। ब्रोमीन किसमें करता है, लिक्विड में। और आयोडीन किसमें करता है, सॉलिड में। और सारे क्या होते हैं, सारे ही तुम्हारे कलर्ड होते हैं। कलर क्या होता है इनका, F2 का येलो होता है, Cl2 का ग्रीनिश येलो होता है, Br2 का रेड होता है, और I2 का तुम्हारा वॉयलेट कलर होता है। जो F2 और Cl2 होता है ना, ये तुम्हारा वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। और जो Br2 I2 होता है वो तुम्हारा स्प्रिंगली सोल्यूबल होता है वाटर में, लेकिन सोल्यूबल होता है तुम्हारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। बात करें F2 का, तो F2 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1 के इक्वल होता है। और Cl2 Br2 I2 का कितना होता है, +1 +3 +5 +7, कुछ भी हो सकता है। बहुत वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। समझ गए। और ये कलर्ड क्यों होता है, कलर्ड होता है एब्जॉर्प्शन व स्पेक्ट्रम इन द विजुअल रीजन, ऐसा एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दे रखा है। बढ़िया, हम बात करने वाले कुछ एनोमलस बिहेवियर ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट, मतलब जैसे बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। इसके कुछ अजीब बिहेवियर होते हैं जो पूरे ग्रुप से अलग होता है। ऐसा क्यों होता है, पहले इसका हम कारण समझते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पास लिमिट ऑफ कोवेलेंसी है। मतलब बोरोन जो है उसकी कोवेलेंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। कोवेलेंसी का मतलब ये है कि वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, ऐसा याद रखो। कोवेलेंसी का क्या मतलब है कि वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है। तो बोरोन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन की भी कोवेलेंसी क्या होती है, 4 होती है, याद रखना। बहुत लोग 3 बोलते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, याद रखना। ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन की भी कोवेलेंसी 4 होती है, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा गया है। लेकिन ऑक्सीजन रियली कभी 2 से ज्यादा कोवेलेंसी एक्सीड करता है। होती 4 है, लेकिन वो जनरली शो क्या करता है, 2 ही करता है। फ्लोरीन की बात करूं तो कितनी होती है, 1 होती है। समझ गए। और ऐसा होता क्या, ऐसा होता है इसलिए क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। मतलब तुम्हें पता है ना, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। सेकंड पीरियड का मतलब क्या हुआ, उस टाइम पर बस पी ही है, डी ब्लॉक का कोई भी नहीं आता। तो वहां पर उनके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। डी ऑर्बिटल नहीं है, इस कारण से क्या होता है, वो पी पाई डी पाई बॉन्ड नहीं बना पाते, केवल पी पाई बॉन्ड ही बना पाते। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अजीब रीजन होने का, अजीब बिहेवियर होने का। समझ गए। और इसका साइज भी क्या होता है, स्मॉल होता है। और साइज अगर इसका स्मॉल है, इस कारण से क्या होता है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई रहती है। मतलब इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। और इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होती है, हाई होती है। मतलब अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन डालना भी होगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी तुम्हें लगेगी। समझ रहे हो। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं पी पाई बॉन्डिंग क्या होता है, हायर मेंबर में स्टेबल नहीं होता। देखो हमने क्या पढ़ा कि जो ये सारे एलिमेंट है ना, इनमें तुम्हें क्या देखने मिलता है, पी पाई बॉन्ड देखने मिलता है, लेकिन पी पाई डी पाई देखने नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स ही नहीं है, तो पी पाई डी पाई बॉन्ड कहां से बन जाएगा। लेकिन क्या ये पी पाई बॉन्ड जो है वो क्या हायर मेंबर में देखने मिलता है, नहीं, हायर मेंबर में भी देखने नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, समझो बात को। और होता क्या है ना, पी पाई बॉन्ड अगर तुम, जैसे मैं बात करूं 3 पी पाई और 3 पी पाई, तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा, नहीं भैया, ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि जब इतना दूर हो जाता है ना, तो दूर में अच्छी तरह से ओवरलैपिंग नहीं हो पाती पी ऑर्बिटल की। समझ रहे हो। तो इसीलिए ये लिखा गया है कि 3 पाई क्या होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन 3 डी पाई और 3 पी पाई एग्जिस्ट करता है। और 3 डी पाई और 3 डी पाई तो और ज्यादा अच्छी तरह से एग्जिस्ट करता है, और इसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा होती है। तो ये तुम्हारा कौन सा ऑर्डर है, ये तुम्हारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर है कि 3 पी पाई और 3 पी पाई बिल्कुल ही लेस स्टेबल होता है, इस कारण से एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन 2 पी पाई और 2 पी पाई एग्जिस्ट करता है, और बहुत अच्छा स्ट्रांगली एग्जिस्ट करता है। समझ गए बात को। बढ़िया। अब हम बात करने वाले कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है, तुम्हें पता होगा, कार्बन की प्रॉपर्टी होती है जिस कारण से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने सारे बना पाता है। तो स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो कर पाता है। इस कारण से डाउन द ग्रुप क्या होता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है, और लेट जो होता है बिल्कुल कैटिनेशन शो ही नहीं करता है। बात करते हैं एक और पॉइंट की जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है क्वेश्चन नीट एग्जाम में बन सकता है। जो नाइट्रोजन होता है वो बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। ऑब्वियस सी बात है, नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, सबको पता है। तो 3 बॉन्ड के कारण से क्या होती है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए क्या होता है, वो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। समझ गए। और तुम्हारा पी ट्रिपल बॉन्ड पी एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही एएस ट्रिपल बॉन्ड एएस एग्जिस्ट करता है। क्यों नहीं करता, मैंने तुम्हें बताया ना, क्योंकि यहां पर तुम्हें क्या चाहिए, 2 पी पाई बॉन्ड चाहिए जो कि एग्जिस्ट होता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें चाहिए होगा 3 पी वाई और 3 पी पाई, और ये तुम्हारा एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इस कारण से क्या होता है, ये दोनों कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते। तुम्हें पता होना चाहिए रीजन क्या है इसका। रीजन यही है, 3 पी पाई और 3 पी पाई क्या होते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन यहां पर भी एक केस आता है। केस क्या आता है, अगर मैं बात करूं सिंगल नाइट्रोजन बॉन्ड की, मतलब एंड
बॉन्ड एन की बात करूं और पी बॉन्ड पी की बात करूं, मतलब यहां पर क्या है तुम्हारा सिंगल बॉन्ड है। तो अगर सिंगल बॉन्ड की बात की जा रही है तो इस केस में क्या होता है, नाइट्रोजन का जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो तुम्हारा कम हो जाता है और फास्फोरस का ज्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। इस कारण से ऐसा होता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ज्यादा है तो रिपल्सन के कारण एनर्जी इसकी कम हो जाती है या इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है नाइट्रोजन की इस केस में। और पी डॉट पी की क्या हो जाती है, मतलब पी बॉन्ड पी की क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। और एक और स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दे रखा है कि एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल ग्रुप 15 एलिमेंट्स सो एलोट्रॉपी, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। बात करते हैं कुछ और केस की जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है। जो H2O होता है वो तुम्हारा लिक्विड होता है और जो तुम्हारा H2S होता है मतलब सल्फर वाला हाइड्राइड होता है वो तुम्हारा क्या होता है, गैस होता है। ऐसा क्यों होता है, जो तुम्हारा ऑक्सीजन है ना यार, ऑक्सीजन का स्मॉल साइज होता है उस कारण से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा, इस कारण से वो क्या बना पाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने से क्या होता है, H2O तुम्हारा लिक्विड होता है लेकिन H2S के अंदर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने नहीं मिलता है, इस कारण से वो गैस होता है। सेम रीजन दिया जाता है HF जो तुम्हारा होता है लिक्विड होता है और बाकी सारे हाइड्रोजन के हैलाइड होते हैं वो क्या होते हैं, तुम्हारे गैस होते हैं। क्यों, क्योंकि HF के अंदर भी क्या मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलता है। इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा AR में आ सकता है, समझ रहे हो, मतलब एसर्शन रीजन में आ सकता है। बात करते हैं ग्रुप 13 के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में या केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो अगर उसको हम एयर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है, E+N2 EN मिलता है, लाइक BN और LN मिल जाएगा। ठीक है, E+O2 की बात करें तो क्या मिलेगा, E2O3 मिल जाएगा। समझ गए भैया। बोरोन, यहाँ पे क्या, बोरोन का ऑक्साइड क्या होता है तुम्हारा एसिडिक होता है और एल्युमिनियम गैलियम का क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है और इंडियम थैलियम का क्या होता है, बेसिक होता है। मैंने तुम्हें बताया जो भी तुम्हारे नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं और जो भी तुम्हारे मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, तुम्हारे बेसिक होते हैं। और हमें पता है जब तुम डाउन द ग्रुप जाते हो, ऊपर से जब तुम नीचे की तरफ आओगे तो क्या होगा, तुम्हारा मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो इसलिए नीचे वाले ऑक्साइड क्या है, बेसिक है, ऊपर वाले क्या एसिडिक है और जो तुम्हारे एल्युमिनियम गैलियम बीच में आते हैं इसलिए क्या है, एम्फोटेरिक है, मतलब एसिडिक भी है बेसिक भी है। समझ के बात को। एसिड और बेस के साथ रिएक्शन की बात करें तो बोरोन बिल्कुल भी रिएक्ट करता ही नहीं है दोनों में से किसी के साथ, एल्युमिनियम दोनों के साथ रिएक्ट करता है और बाकी वाले जो है वो रिएक्ट करते हैं, लेकिन उसके बारे में नहीं पढ़ना। ठीक है, बात करते हैं एक और रिएक्शन, कंबसन रिएक्शन। सच बताऊं तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, लेकिन ये तुम्हें मोल कंसेप्ट में काम आता है जब तुम्हें रिएक्शन सॉल्व करने के लिए दी जाती है। तो तुम्हें याद रखना कि अगर कोई भी तुम हाइड्रोकार्बन को रिएक्ट करा रहे हो ऑक्सीजन के साथ, CX(XY) इक्वल टू क्या होता है, उसको X+Y/4 O2 इक्वल टू XU2 + Y/2 H2O। ये तुम्हें याद रखना इंपॉर्टेंट है, मोल कंसेप्ट में इससे क्वेश्चन आते हैं, जेईई मेंस में आते हैं, नीट में भी आ चुका है। बढ़िया। अब हम बात करने वाले ग्रुप 15 एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो अगर ये तुम्हारा क्या HNO2 है वो क्या करता है, वो तुम्हारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देता है, मतलब वो HNO3 + NO में तुम्हारा टूटेगा। यहाँ पर तुम्हारा ऑक्सीजन स्टेट नाइट्रोजन का कितना है, +3 है, यहाँ पे कितना है, +5 और इधर कितना है, +2 है। तो +3 से कहाँ जा रहा है, आगे भी बढ़ रहा है और कम भी हो रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसका तुम्हारा रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर हम बात करें ग्रुप 15 के एलिमेंट अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड क्या बनता है, E2O3 बनता है और E2O5 बनता है। लेकिन कौन सा ज्यादा एसिडिक है, E2O5 ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों होता है, मैंने तुम्हें इसका रीजन पीरियोडिक टेबल के अंदर बता रखा है, जाकर देख के और नहीं पता है तो क्या होता है, मैंने बताया था जितना ज्यादा परसेंटेज ऑक्सीजन ज्यादा होगा उतनी ज्यादा कंपाउंड क्या होगी, एसिडिक होगी। तो तुम्हें पता है E2O5 में ऑक्सीजन ज्यादा है तो वो क्या होगा, एसिडिक ज्यादा होगा। और बात करें ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन फास्फोरस तो क्या होता है, एसिडिक होता है, बीच वाले क्या होंगे, एम्फोटेरिक होंगे और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, जैसा मैंने ग्रुप 14 और 13 में भी बताया था। बढ़िया। अब बात करने वाले हैलोजन के साथ रिएक्शन पे क्या मिलने वाला है, X2 का क्या मतलब है, X2 का मतलब है हैलोजन। तो अगर तुम्हारा एलिमेंट है वो हैलोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनाता है, EX3 बनाता है और EX5 बनाता है। इसमें से जो EX5 होता है ना वो ज्यादा कोवलेंट होता है। ऐसा मैंने कहा पता है, ये होता है तुम्हारा फजांस रूल के कारण, ये मैंने बता रखा है केमिकल बॉन्डिंग में। इसलिए मैं बोलता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या आपस में काफी ज्यादा रिलेटेड है। तुम अगर रटने बैठोगे तब तो तुम्हें सब कुछ रटना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम्हें याद है फजांस रूल जो मैंने बता रखा, फजांस रूल में क्या होता है कि जितनी ज्यादा चार्ज होगी उतनी ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होता है। तो EX5 में क्या ज्यादा चार्ज है, +5 का चार्ज है तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। सेम तुम्हारा BiF3 क्या होता है, तुम्हारा आयनिक हो जाता है। क्यों, क्योंकि BiF3 क्या है ना यार, वो तुम्हारा मेटल है। तुम जाओ तुम देखोगे तुम्हें पता होगा तो बिस्मुथ कहां आता है, बिस्मुथ सबसे लास्ट में आता है। मैंने बोला था अगर तुम डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो BiF3 क्या है, तुम्हारा आयनिक होता है और ओनली तुम्हारा NF3 ही एग्जिस्ट करता है, NCl3 NBr3 Ni3 एग्जिस्ट नहीं करता। ये 3 पॉइंट एनसीईआरटी में इसलिए मैंने बता दिया। अब बात करते हैं ग्रुप 16 के बारे में। ग्रुप 16 में अगर तुम हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, हाइड्राइड बनेगा, लाइक H2E बनेगा, लाइक H2O H2S H2Se ये सब बन जाएगा। अगर ऑक्सीजन के साथ तुम रिएक्ट कराओगे तो E+O2 इक्वल टू क्या बनेगा, O2 और EO3 बनेगा। और सारे ऑक्साइड क्या होते हैं, इसके एसिडिक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है, आ सकता है कि ग्रुप 16 के सारे ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक ही होते हैं, क्योंकि सारे क्या नॉन मेटल्स है। और एक और बात याद रखना है, जो SO2 से अगर तुम TiO2 तरफ जाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो होता है वो घटता है। मतलब जो SO2 होता है वो ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जो TiO2 होता है वो तुम्हारा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये भी तुम इनर्ट फेयर इफेक्ट से तुम समझ सकते हो। बढ़िया। हम बात करते हैं हैलाइड के साथ क्या मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से मुझे लगता है क्वेश्चन नीट एग्जाम में देखने मिल सकता है। देखो E+X2 तुम्हारा क्या बना रहा है, EX2 भी बना सकता है, EX4 भी बना सकता है और EX6 भी बना सकता है। X मतलब समझ रहे हो ना क्या है, हैलोजन है। ठीक है, बात करते हैं EH6 से। EX6 क्या है तुम्हारा, इसमें बस तुम्हारा सल्फर हेक्साफ्लोराइड स्टेबल
स्टेबल है, अभी तक बस सल्फर हेक्साफ्लोराइड स्टेबल है, मतलब SF6 ही स्टेबल है। और ये क्यों स्टेबल होता है? स्टेरिक रीजन के कारण स्टेबल होता है और उसका शेप क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है। बात करें EX4 की, तो EX4 में क्या होता है तुम्हारा? SF4 तुम्हारा गैस है, SeF4 लिक्विड है और TF4 क्या है तुम्हारा? सॉलिड है, ठीक है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है और इसका शेप क्या होता है? सीसो होता है या फिर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होता है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, समझ गए बात को। और हम बात करते हैं EX2 की, तो EX2 में तुम्हें एक बात याद रखना है कि ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन फॉर्म्स डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड। आई नो यार बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लग रही होगी, लेकिन यार यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और मैं बताता हूँ 3-4 क्वेश्चन आते हैं नीट एग्जाम में भाई, तो इसको हल्के ही मत लेना, जो मैंने बता रखा है ना और वो उतना बस पढ़ लो, उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा तुम इस नोट्स को पढ़ सकते हो, नोट्स तुम्हें मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। ग्रुप 17 की रिएक्शन की बात करें तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने में क्या बनेगा? He बन जाएगा, ठीक है, लाइक HF HCl HBr बन सकता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो मान के चलो ये फ्लोरीन है, इसको तुमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो दो चीज बनती है, एक बनता है OF2, एक बनता है O2F2। जो OF2 होता है ना वही तुम्हारा बस स्टेबल होता है एट 298 केल्विन, मतलब रूम टेम्परेचर, बस OF2 स्टेबल होता है, O2F2 स्टेबल नहीं होता। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ऑक्साइड नहीं बोलते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन फ्लोराइड बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग ऑक्साइड नहीं बोलते, याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन फ्लोराइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है और ये दोनों ही कंपाउंड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं। बात करें स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड की, तो वो क्या होता है? I बड़ा होता है, Cl का छोटा होता है, Br का उससे भी छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक फैक्टर, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा गया है, तो कभी भी असर्शन रीजन में आ सकता है। ICl Br का देख रहे हो ना सबसे कम है, क्यों है? क्योंकि काइनेटिक थर्मोडायनेमिक फैक्टर के कारण होता है। बात करते हैं ClO2 के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? Cl2O, Cl2O6, Cl2O7, ये सब क्या होते हैं? एक्सप्लोसिव होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। Br प्लस O2 तो क्या होता है? बहुत ही स्टेबल होता है। तुम देखे ना स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड में ब्रोमीन कहाँ आ रहा है? सबसे कॉर्नर में आ रहा है, सबसे लास्ट में आ रहा है, मतलब ब्रोमीन का ऑक्साइड बहुत ही स्टेबल होता है। लेकिन जो I2O5 होता है बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। I क्योंकि कहां आ रहा है? आगे आ रहा है, तो I2O5 बहुत ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और उसको हम लोग यूज करते हैं एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, तुम्हें पता होना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन की जो मुझे लगता है नीट एग्जाम में आ सकता है, इसमें दे रखा है ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन। हमें पता है फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो क्या होता है? वो क्लोरीन से कम होता है, मतलब क्लोरीन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसका होता है, हमें ये बात पता है हाँ भैया। लेकिन तब भी फ्लोरीन ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन से। ऐसा क्यों? ये इसलिए होता है क्योंकि लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ FF बॉन्ड होता है और तुम्हारा हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन होता है। तुम्हें दोनों स्टेटमेंट याद रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। AR में मतलब असर्शन रीजन में कभी भी आ सकता है। बात करते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड की, मतलब एक हेलोजन दूसरे हेलोजन के साथ मिक्स हो जाए तो क्या बनाता है? इंटर हेलोजन कंपाउंड बना देगा, हाँ भैया। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं X और X डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। X मतलब होता है लार्जर साइज और X डैश मतलब होता है स्मॉलर साइज। जैसे X डैश मिलकर क्या बनाएगा? लीनियर बनाएगा। X3 मिलकर क्या बनाएगा? बेंट बनाएगा। शेप क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है बहुत बार, मैच द कॉलम में। X5 मिलकर क्या बनाता है? स्क्वायर बाइपिरामिडल बनाता है और X7 मिलकर क्या बनाता है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनाता है। एग्जांपल देखना चाहो तो क्या होता है? XX का ICl हो जाएगा, XX3 का क्या हो जाएगा? ClF3 BrF3, XX5 का क्या हो जाएगा? BrF5 हो जाएगा और XX7 का क्या हो जाता है? IF7। बस यही एक कंपाउंड है जो एग्जिस्ट करता है। बढ़िया, हम बात करने वाले ग्रुप 15, 16, 17 के हाइड्राइड्स के बारे में, क्योंकि हाइड्राइड को हम अलग से डिस्कस करते हैं, क्योंकि हाइड्राइड से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो हमें पता है हाइड्राइड मतलब क्या है कि सारे मेटल के आगे H जोड़ दो तो NH3 PH3 ASH3 SBH3, यहाँ पर H2O H2SE H2TE HF HCl HBr HI। तो तुमको पता चल रहा होगा ना, जब तुम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, जब तुम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो तो क्या हो रहा है? बॉन्ड स्ट्रेंथ तुम्हारा घट रहा है। ऐसा क्यों घट रहा है? तुम खुद सोचो। पहले क्या है? नाइट्रोजन है और बाद में क्या है? हाइड्रोजन। बाद में क्या हो रहा है? नीचे आते आते साइज बढ़ते जा रहा है, नीचे आते आते साइज बढ़ रहा है। तो साइज बढ़ने से क्या होता है? तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है, क्योंकि अगर साइज बढ़ गया तो तोड़ना आसान होगा ना। अगर एक हाइड्रोजन छोटा सा और एक यहाँ पर तुम्हारा मान के चलो ये है ना सेलेनियम है, टेरिलियम है, बहुत बड़ा सा है, तो उसको तोड़ना आसान होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? कम होता है और बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बढ़ जाता है। समझ रहे हो? बॉन्ड लेंथ तुम्हारा बढ़ जाता है, क्योंकि एक चूंकि अगर एटम का साइज बढ़ रहा है तो एटम का साइज बढ़ने से क्या होता है? बॉन्ड लेंथ बढ़ता है और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है। अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो केमिकल बॉन्डिंग जाकर देख लेना, लेकिन याद रखना बॉन्ड लेंथ तुम्हारा बढ़ेगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? तुम्हारा घटेगा। ये कब होता है? जब तुम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो। इस कारण से क्या होता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब तोड़ने में जो एनर्जी चाहिए वो क्या चाहिए होगी? वो कम चाहिए होगी। नीचे वाले को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी और ऊपर वाले को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। समझ रहे हो? और अगर मान के चलो तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए नीचे वाले को, मतलब नीचे वाला क्या होगा? ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि एसिड का मतलब क्या है? जो H+ दे पाए। समझ रहे हो? और नीचे वाला क्या होगा? ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, क्योंकि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? जो हाइड्रोजन आसानी से निकाल दे। समझ रहे हो? तो नीचे जाने पे एसिडिक नेचर ही बढ़ता है, नीचे जाने पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ती है, लेकिन नीचे जाने पे लुईस बेसिक नेचर क्या होता है? तुम्हारा कम होता है। ऑब्वियस बात है, एसिडिक बढ़ रहा है तो बेसिक तुम्हारा कम हो जाएगा, ऐसे तुम याद कर सकते हो। और एक और पॉइंट होता है जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है, तुम्हें पता होना चाहिए। तो हाइड्राइड के केस में क्वेश्चन आता है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो देखो यार, नॉर्मली तो ये होना चाहिए ना कि अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो तुम्हें लगना चाहिए भैया इसका मॉलिक्यूलर वेट
सबसे ज्यादा है, जो डाउन द ग्रुप के मेंबर है उनका मोलिकुलर वेट सबसे ज्यादा है क्योंकि वो सबसे हैवी होते हैं। तो तुम्हें लगना चाहिए भैया ऐसे ऑर्डर आना चाहिए, जो जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो देखो होता ऐसा ही है, बस कुछ एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन क्या है? लाइक NH3 और H2O, इनका सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है अपने ग्रुप में। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके पास क्या होता है? H बॉन्डिंग होता है। और बात करूं HF की, तो HF का क्या होता है? सेकंड हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है अपने ग्रुप में। और फर्स्ट किसका होता है? फर्स्ट तुम्हारा HI का होता है, ये बात पता होना चाहिए। और ये क्यों होता है? तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। बढ़िया। बात करते हैं ग्रुप 18। ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं हम लोग? नोबल गैस बोलते हैं। और इसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? मोनोएटॉमिक होते हैं, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं और टेस्टलेस होते हैं। और ये तुम्हारा स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर होता है, मतलब अच्छे से सॉल्युबल नहीं होता। और इसकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्या होती है? लो होती है। बात करें इनके ट्रेंड्स की, तो देखो ट्रेंड्स क्या होता है तुम्हारा? अगर तुम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? दोनों ही तुम्हारा बढ़ता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी भी तुम्हारी बढ़ती है। और तुम्हें याद ये रखना है कि ओवरऑल रिएक्टिविटी भी क्या होती है? बढ़ती है। मतलब तुम्हारा ऊपर वाला एलिमेंट है उतना रिएक्टिव नहीं होगा, लेकिन नीचे वाला जो एलिमेंट है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने से क्या होता है? न्यूक्लियस अच्छी तरह से फोर्स नहीं लगा पाता है, तो नीचे तुम जाओगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगा, ठीक है। और आइडियल कैरेक्टर क्या होता है? कम होता है। आइडियल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज आइडियल कब होती है? जब वो रिएक्ट बिल्कुल भी ना करे। तो हमें पता है ये रिएक्टिविटी बढ़ रही है तो आइडियल कैरेक्टर कम होगा और रियल गैस कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। रियलिटी में क्या होती है? कोई भी चीज रिएक्ट करना चाहती है तो अगर रिएक्टिविटी बढ़ रही है तो रियल गैस का भी कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ता है। और ये जो भी नोबल गैस होते हैं, सारे नोबल गैस जो होते हैं बहुत बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, वेरी वेरी लेस रिएक्टिव होता है ओवरऑल बात करें तो। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसके पास NH2 NP6 कॉन्फिगरेशन होती है, जो हमें पता है सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फिगरेशन होती है। उसके साथ क्या होता है? इसके पास हाई आयनेशन एनर्जी होती है और साथ में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। ये एनसीईआरटी में दोनों पॉइंट मेंशन है, तुम्हें दोनों पॉइंट पता होना चाहिए। बात करते हैं एक और चीज की, जो आयनेशन एनर्जी ऑफ O2 होता है ना, वो जिनॉन के आयनेशन एनर्जी के सिमिलर होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। इस कारण से क्या होता है? जो जिनॉन होता है वो भी तुम्हारा प्लेटिनम फ्लोराइड के साथ कंपाउंड बना लेता है। और इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? बार्टलेट कंपाउंड बोलते हैं। मतलब बार्टलेट नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था कि अगर ऑक्सीजन तुम्हारा ऐसा कंपाउंड बना सकता है तो जिनॉन क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि दोनों की आयनेशन एनर्जी क्या है? सिमिलर होती है। ये तुम्हें पता होना चाहिए, एआर में तुम्हारा कभी भी आ सकता है। बात करते हैं फ्लोराइड एक्सचेंज रिएक्शन के बारे में। ये क्या होता है? देखो, जब भी तुम्हारा कोई भी फ्लोराइड लाइक ZeF2, ZeF4, ZeF6, जब भी तुम्हारा कोई भी ऐसा फ्लोराइड कंपाउंड अगर तुम्हारा वो पी ब्लॉक के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? पी ब्लॉक के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो पी ब्लॉक किस तरह से बिहेव करता है? फ्लोरीन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है। तुम इस रिएक्शन को देख सकते हो। यहां पर क्या है? जो फास्फोरस है वो तुम्हारा क्या है? पी ब्लॉक का कंपाउंड है। हाँ भैया, तो फास्फोरस किस तरह से बिहेव करेगा? फास्फोरस तुम्हारा फ्लोरीन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा। मतलब ये क्या करेगा? PF5 तुम्हारा क्या बना देगा? PF6 माइनस बना देगा, क्योंकि ये फ्लोरीन को ले लिया। लेकिन अब तुम देखो, अब यहाँ पे क्या है? जिनॉन का फ्लोराइड है, लेकिन अब तुम्हारा जिनॉन का फ्लोराइड अगर तुम्हारा S ब्लॉक एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो S ब्लॉक एलिमेंट किस तरह से बिहेव करता है? फ्लोरीन डोनर की तरह बिहेव करता है, मतलब वो फ्लोरीन डोनेट कर देगा। तुम देखो ZeF2 और यहाँ पे क्या है? CSF। CS क्या है तुम्हारा? ये सीजियम है। सीजियम तुम्हारा किस ब्लॉक का है? सीजियम भैया ये S ब्लॉक का। और S ब्लॉक किस तरह से बिहेव करता है? S ब्लॉक बिहेव करता है फ्लोरीन डोनर, मतलब ये अपना फ्लोरीन डोनेट कर देगा। जब अपना फ्लोरीन डोनेट करेगा तो इसके पास बस CS बचेगा और इधर क्या आ जाएगा? ZeF7 हो जाएगा 6। और यहाँ पर 6 होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो 6 से क्या बन जाएगा? 7 की तरफ बन जाएगा। समझ रहे हो? ये S ब्लॉक वाला डोनेट करता है और P ब्लॉक वाला तुम्हारा क्या करता है? फ्लोरीन को एक्सेप्ट करता है। ये तुम्हें पता होना चाहिए। बात करते हैं एनसीईआरटी के कुछ स्टेटमेंट की, जहां से क्वेश्चन नीट एग्जाम में आज तक नहीं आया, जेईई मेंस में आ चुके, तो नीट एग्जाम में आ सकता है। वो क्या है? अगर जिनॉन तुम्हारा F2 के साथ रिएक्ट करता है तब ZeF2 बनाता है। उस जब तुम्हारा जिनॉन क्या हो? एक्सेस में हो। अगर तुम्हारा जिनॉन F2 के साथ रिएक्ट करता है और जिनॉन जो तुम्हारा होता है और F2 जो होता है 1:5 रेशियो में होता है, तब तुम्हारा ZeF4 बनाता है। और जिनॉन F2 अगर तुम्हारा 1:20 रेशियो में, तब क्या बनता है? ZeF6 बनता है। और ये तीनों ही कंपाउंड क्या है? स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं। और अगर तुम्हारा ये ZeF6 जो है ना, उसको हम प्रिपेयर और भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ZeF4 और O2F2 के साथ मिक्स करके भी ZeF6 बन सकता है। ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। और अगर तुम ZeF4 और ZeF6 मतलब इन दोनों का अगर तुम हाइड्रोलाइसिस करते हो तो क्या आता है तुम्हारे पास? ZeO3 आता है। ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। और ZeO3 क्या होता है? कलरलेस होता है, एक्सप्लोसिव होता है, सॉलिड होता है। और ZeF4 क्या होता है? कलरलेस होता है, वोलेटाइल होता है और लिक्विड होता है, ठीक है। और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है जो तुम्हें पता होने चाहिए, लाइक जैसे देखो ZeF2 का स्ट्रक्चर क्या है? लीनियर है। ZeF4 का क्या है? स्क्वायर प्लेनर है। ZeF6 का क्या है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। ZeO4 का क्या है? स्क्वायर पिरामिडल है। और तुम्हारा ZeO3 का क्या है? पिरामिडल है। आई नो कि यार अगर तुम्हें याद है, अगर तुम्हें समझ में आता है कैसे निकालना होता है हाइब्रिडाइजेशन, कैसे निकालना होता है ज्योमेट्री, तो तुम निकाल लो। लेकिन अगर तुम्हें नहीं आता ना तो इसको याद कर लो, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई कैन गारंटी कि यहां से नीट 2026 में तुम्हें क्वेश्चन मिलने वाला है। इसको याद कर लेना, इसको भूलना मत। एटलीस्ट शेप को याद कर लेना। रिएक्शन याद रहे ना याद रहे कोई बात नहीं, लेकिन शेप तुम्हें याद होना चाहिए। तो यही था यार, इस वीडियो में मैंने ट्राई किया कि 30 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाए और 30 मिनट के अंदर कंप्लीट हो गए भैया। तब तक क्लिप पढ़ते रहो, मचाते रहो। लव यू ऑल, बाय बाय। और अगर तुमने केमिस्ट्री सीरीज की कोई वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जाकर देख लो भाई, मेरे चैनल पे सारे अपलोडेड है, ठीक है। अभी तक ये 10वां पार्ट था। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो। कोई भी और डाउट हो कुछ भी पूछ सकते हो।